हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 9 सितंबर 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तालिबान ने जो अपनी गवर्नमेंट है वो फॉर्म कर दी है और वो अनाउंस भी की है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन में आज पूरा आया हुआ है। और 33 मोस्टली पश्तून यहाँ पे हैं और एक भी वुमेन यहाँ पे नहीं है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड 66 ईयर ओल्ड, और ये तालिबान के अभी प्राइम मिनिस्टर, को फाउंडर एंड हेड ऑफ रहबारी शुरा। ठीक है, रहबारी शुरा जहाँ पे डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो सोच समझ के ये विचार भी करते हैं यहाँ पे। मौलाना हबीबुल्ला अखुंजदा सुप्रीम लीडर सिंस 2016। तो ये बोला जा रहा है। तो ईरानियन जो मॉडल है वहाँ पे एक सुप्रीम लीडर है, जैसे आयतुल्ला खमेनी का आपने नाम सुना होगा, तो उसी का एक तरीके से मॉडल यहाँ पे अपना है। बट वहाँ पे थोड़ा मतलब मॉडरेट है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट गवर्नमेंट और जो वहाँ की रिजीम है। लेकिन ये तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने जो टेररिस्ट डेजिग्नेटेड है, यूएन के द्वारा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उनको भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट पद दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उनकी कैबिनेट, रेस्ट ऑफ द कैबिनेट। और ये जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब हक्कानी और आमिर खान मुत्ताकी, अयतुल्ला बदारी है ना, तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, नॉट। तो ये सब चीज़ें, इनका जो बैकग्राउंड है वो गंदे कामों से भरा हुआ है बिल्कुल। मतलब इतने गंदे काम कि इसी वजह से इनको टेररिस्ट की सूची में जो है लिस्टेड भी किया गया है। अब देखना मतलब ये होगा आगे कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको डेजिग्नेट किया है। तो इस तरीके से अगर वो कल को कोई टेररिस्ट आके इंडिविजुअल एक सरकार बना रहा है, तो क्या वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो मतलब इंटरनेशनल दूसरी डेमोक्रेसीज है, सरकारें हैं, उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो उसका तो मतलब फिर कोई रेलेवेंस ही नहीं रह गई ना। आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो लेकिन वो क्या है, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, फिर आपको क्या उनको उस लिस्ट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो किस तरीके का मतलब रशिया, इंडिया और जो सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए, तो ये इनसे बातचीत करेंगी। तो मतलब पहले से ही ये था कि यूएसए ने काफ़ी मतलब जो दोहा अग्रीमेंट है ना, और तालिबान से बातचीत, अफ़गानिस्तान को भी नहीं बुलाते थे वहाँ पे, जो अफ़गानिस्तान की उस टाइम पे अशरफ गनी की सरकार थी, और सीधा तालिबान से ही बात करो। तो ये सब चीज़ें तो होनी थी। देन द फ्यूचर ऑफ फूड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एस महेंद्र देव ने ये आर्टिकल लिखा है, एंड द राइटर इज़ द डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर IGIDR मुंबई। सो यहाँ पे इन्होंने बातचीत की है फ्यूचर ऑफ फूड के बारे में। अब जैसे हमने देखा है कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पैनल है उसका नाम क्या है, IPCC, जिसकी हम रिपोर्ट भी देखते हैं। IPCC इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इसी तरीके से IPCC फॉर फूड भी होना चाहिए। तो उस IPCC का नाम क्या इन्होंने रखा गया है, IPCC की जगह पे फूड के लिए मतलब क्या होना चाहिए, IPFN, इसको मतलब बोला जाएगा, एन IPCC फॉर फूड। तो IPFN मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इस तरीके के एक पैनल पे हमको फोकस करना चाहिए। एंड अभी क्या होगी, इसी मंथ सितंबर में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल विल कन्वेन द फूड सिस्टम समिट। तो एक फूड सिस्टम समिट होने वाली है, विच एम्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल फूड सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव द, जो हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो 2030 तक हमने वो अचीव करने हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ 5 एक्शन ट्रैक्स यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरीके से हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। अब वो 5 एक्शन क्या है कि सेफ और न्यूट्रिशियस फूड सबको प्राप्त होना चाहिए, सबका एक्सेस उसके लिए होना चाहिए। सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स पे हमें शिफ्ट करना चाहिए। नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन होने चाहिए, उसको बूस्ट करना चाहिए। इक्विटेबल लिवलीहुड एडवांस करनी चाहिए। रिजाइलेंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। और अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक हेडक्वार्टर आप देखिए अभी पॉज करके वीडियो को। दूसरा ये कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो ये है फूड सिस्टम इनकम्पास द एंटायर रेंज ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। मतलब देखो फूड सिस्टम में क्या क्या होता है, सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एग्रीगेशन हो, कंजम्पशन हो, या फिर फूड प्रोडक्ट्स का डिस्पोजल हो। ठीक है,
जो एग्रीकल्चर से ओरिजिनेट हुए हैं, फॉरेस्ट्री, फिशरी, तो ये सब पार्ट है ब्रॉडर इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट्स के इन विच दे आर एम्बेडेड। तो इंडिया को अपना फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हम इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है और हाई फार्म इनकम है, तो इसको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बना सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट वुड बी यूजफुल टू लुक एट इंडियाज पॉलिसीज अक्रॉस फूड सिस्टम। तो फूड सिस्टम के क्या क्या मतलब पॉलिसीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये बोला है कि हमने काफ़ी कंट्री ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने हमारे स्वतंत्रता के बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है ना। हम फूड डिफिसिट कंट्री थे, जहाँ पे मतलब भोजन नहीं था, हमारे पास खाना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अभी हम क्या बन गए, फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं। अभी हमारे पास काफ़ी मतलब गोडाउन्स में फूड रहता है, आपने देखा है। हाउएवर द मतलब ग्रेन्स रहती हैं। हाउएवर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो ये सारी चीज़ें तो हुई थी। हरित क्रांति के एक जगह बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी थे, तो कुछ नुकसान भी हुए। इससे सॉइल इरोजन हुआ था, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ था, अनसस्टेनेबिलिटी थी एग्रीकल्चर में। अगर जो हम करंट पॉलिसीज़ की बात करें, तो ये अभी भी एक हमारा डिफिसिट माइंडसेट जो 1960s में था उसी पे बेस्ड अभी चल रही हैं। प्रोक्योरमेंट, सब्सिडीज एंड वाटर पॉलिसीज आर बायस टुवर्ड्स राइस एंड वीट, एंड दीज क्रॉप्स जो राइट, वीट एंड शुगर की बात कर रहे हैं, ये शुगर केन की, कॉर्नर 75 to 80% ऑफ इरीगेटेड वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब वाटर इंड्यूसिव ये क्रॉप्स हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स टूवर्ड्स मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर। तो इन सबको भी एक मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है वाटर की। एंड सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, तो ये है। अभी इसको चेंज होना होगा डाइवर्सिफाइड हाई वैल्यू प्रोडक्शंस में, बेटर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस में फार्म्स की इनकम के लिए। एंड इट मस्ट बी इंक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन स्मॉल फार्म्स, तो ये एक न्यूट्रिशन सेंसिटिव भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। अब जो इसमें स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड पब्लिक गुड्स एंड लिंक्स टू इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स। अभी इसमें काफ़ी जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, या फिर कुछ आप नवाचार कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस कर रहे हो, तो वो भी क्या कर सकते हैं, एक जो इनकम है ना, तो इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं इस डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। और आईटीसी का जैसे ई चौपाल है, ये भी एक एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी जो है बेनिफिट दे रही है फार्मर्स को। इसी तरीके से वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है ना, वुमेन्स की इनकम को रेस करने के लिए, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके लिए अगर केरल का एग्जांपल दे, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स एंड ग्रुप्स हैं लाइक कुडुम्बश्री। ठीक है, कुडुम्बश्री वहाँ पे है, वुड बी हेल्पफुल। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है वुमेन एंड कंज्यूमर्स का, इन स्मॉल होल्डर्स जो कैटेगरी में आती है, अमूल, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसके लिए फेमस है मिल्कमैन वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो सच इनोवेटर्स आर नीडेड इन अदर एक्टिविटीज़ ऑफ फूड सिस्टम। तो ये फादर ऑफ जो वाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, तो जिनका नाम है वर्गीस कुरियन, तो इन्होंने ही ये चलाया था, और इससे काफ़ी ज़्यादा वुमेन और जो स्मॉल होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था। दूसरा ये इशू बता रहे हैं वो किस चीज़ का है, हंगर और माल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण और भुखमरी की जो समस्या है, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें, 38% जो अभी हमारी कंट्री के जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने स्टंटिंग मतलब रजिस्टर्ड किया 2015 एंड 16 के बीच से। और दे NFH5 जो था, ठीक है, उसमें भी ये बोला गया कि अंडर न्यूट्रिशन हैज़ नॉट डिक्लाइंड इन मैनी स्टेट्स इवन 2019-20। और इसके अलावा ओबिसिटी जो है ये भी बढ़ रही है। फूड सिस्टम की जो अप्रोच होनी चाहिए वो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने वाली होनी चाहिए। न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन और ओबिसिटी है ना, तो इस सब से हम कर सकें। अब यहाँ पे कुछ डाइट भी दिए गए थे जिसमें हेल्दी और सस्टेनेबिलिटी डाइट की बात की जाती है, ईट लेंसन डाइट, या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो है डाइटरी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। लेकिन वो हमारे क्या है, मतलब जो हमारे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसके लिए मतलब ज़्यादा वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब इन द सेंस कि हम अगर शहरों में बात करें फिर भी थोड़ा मतलब क्या होता है, डेली जो खर्चा होता है खाने पे वो ज़्यादा होता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव के लोग जो हैं वो 10 रुपये भी कमाते हैं, तो वो एक दिन में अपने भोजन पे 500-600 तो खर्च नहीं करेंगे, है ना। तो ये है इंडिया की रेंज बिटवीन 3 and 5% पर डे। इन कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल डाइटरी इनटेक इट प्रेजेंटेड वैल्यूज एट अराउंड $1 पर पर्सन पर डे। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। और साथ में हम इन सब चीज़ों में भी देखें, मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी, फ्रूट्स, इनफैक्ट इवन इन रूरल एरियाज प्रोसेस फूड। ठीक है, प्रोसेस फूड किसे कहते हैं,
जो पैकेट में बंद होके आते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं, तो ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली किसके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, ठीक है। तो ये लेकिन फिर भी जो कॉमन पीपल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और हमको एनिमल सोर्स्ड फूड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ को। लाइक मीट को, है ना, अभी भी हमारा जो कंजम्पशन लेवल है मीट का, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट, वो 10 kg से भी नीचे है, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो 60 kg, एंड यूरोप की बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन उनका 70 kg है यूरोप में। सो द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिस्टम इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, और ये शो करता है कि हमारा जो फूड सेक्टर है वो 30% वर्ल्ड का जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इमिट करता है, और इसको और ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, है ना, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं फार्मर्स के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होना चाहिए, है ना, इनको मतलब फूड सिस्टम में क्या चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोविड-19 पैंडेमिक से हम एक्सपोज हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में कि हमारा जो कंट्री का जो अभी हेल्थ स्ट्रक्चर है वो वीक है, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही वीक है। आपने देखा होगा कि दूर दूर तक लोगों को मतलब जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते थे तब तक वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी, वैक्सीनेशन के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। सम रीजन्स इनइक्वालिटीज इन हेल्थ एंड एजुकेशन हैव टू बी रिड्यूस फॉर हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। दूसरा ये बोला है कि वुमेन की हेल्थ जो है वो इंडिकेटर है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बेटर मतलब इम्प्रूव्ड हो गया है, तो यहाँ पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे। एंड अगर हम बात करें अब हमारे प्रोग्राम्स की, इंडिया में क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो इससे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाइक ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये हमारी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके जो जीवन यापन के तरीके हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है उसको और ज़्यादा रेज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। PDS की बात करें तो यहाँ पे जो है नॉन स्टेपल्स को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देनी चाहिए, जैसे पल्सेस, ऑयल्स एंड बायो फोर्टिफाइड सेरल्स फॉर बेटर न्यूट्रिशन। और साथ में हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम। जैसे बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स हैं इनमें से एक है TN श्रीनिवासन, तो इन्होंने ये बोला था कि जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है फॉर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, तो वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि हमको जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है उस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में जो प्रेशर आ जाता है तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो एग्रीकल्चर से ही इनकम मिलती है फार्मर्स को, वो उनके लिए इतनी सफिशिएंट नहीं होती है ना, स्मॉल होल्डर्स के लिए, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। तो इस वजह से फूड प्रोसेसिंग जो है एक सोल्यूशन हो सकता है, MSMEs को स्ट्रेंथन किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और इंडस्ट्री हैज़ टू हेल्प इन प्रोडक्टिंग हेल्दी प्रोसेस फूड। तो ये है कि ग्लोबल लेवल पे क्या होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए जिसमें इंटरनेशनल पैनल और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी IPFN हो, है ना, सिमिलरली जैसे जैसे IPCC फॉर फूड, सिमिलर टू पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये UN फूड सिस्टम सबमिट होगी इस मंथ, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, ठीक है। तो ये है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। बाकी के जो आर्टिकल है मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई विल मेक वीडियो ऑन दीज आर्टिकल्स टू, ठीक है। सो अभी यही देखो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।